नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और उनकी पुत्रवधू अनुकृति गोसाई को ईडी ने एक बार फिर समन भेजा है, जिस पर कांग्रेस ने पार्टी ने बीजेपी को जमकर घेरा। इस बात को लेकर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि सिर्फ एक नहीं बल्कि कई प्रकरणों में ये साबित हो चुका है कि बीजेपी द्वारा केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक हरक सिंह रावत बीजेपी में थे तब तक वो पाक साफ और दूध के धुले हुए थे, लेकिन जब वो कांग्रेस पार्टी में आ गए तो बीजेपी को उनमें 10 छेद नजर आने लगे। सुनिए उनका पूरा बयान। एक नहीं कई प्रकरणों में अब ये साबित हो चुका है पूरी तरह से कि सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और ये जो समन चुनाव के वक्त भेजे जा रहे हैं ये दुर्भावना से ग्रसित है, ये पक्षपातपूर्ण रवैया है। जब तक हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा थे, वहां के मंत्री थे, तब तक वो बिल्कुल पाक साफ थे, दूध के धुले हुए थे। जैसे ही वो कांग्रेस पार्टी में आए तो उनके ऊपर 10 छेद और कीड़े नजर आने लगे भारतीय जनता पार्टी को और तमाम केंद्रीय एजेंसियों को। देखिए, पहली बात तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इस तरह का न षड्यंत्र है, न भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र जानती है, न किसी कांग्रेस के नेता या अन्य नेता से भारतीय जनता पार्टी की कोई बदले की भावना से कार्यवाही करने की नीयत है। जिसने जो किया है उस पाप को उसी ने भुगतना है। जैसा करोगे वैसा भरोगे की जो नीति है उस पर जो है कि कांग्रेस के चाहे कार्यकर्ता हों चाहे अन्य दलों के कार्यकर्ता हों, वो अगर ईडी के रडार पर आ रहे हैं, कुछ सीबीआई के रडार पर आ रहे हैं या वो किसी अन्य मुकदमे के रडार पर आ रहे हैं, तो उसका भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक कोई। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में पीछे नहीं हट रही। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में जो जनता से वादे किए हैं वो हवाई साबित हो रहे हैं। इस पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जनता से किए गए वादे पूछने का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही बीजेपी के जो जनता से किए गए वादे थे वो सिर्फ और सिर्फ जुमले साबित हुए हैं। बात है, भारतीय जनता पार्टी को गारंटी पूछने का कोई अधिकार नहीं है। जो इनके जुमले थे, जो गारंटी थी, आज ये पूरे समाचार पत्रों के माध्यम से, पूरे चैनलों के माध्यम से मोदी की गारंटी का एक ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मोदी की गारंटी हम पूछना चाहते हैं। आपने कहा था 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आएंगे, कहाँ है वो गारंटी? कहाँ किसके खाते में आए? आपने कहा था कि हम काला धन लेके आएंगे, कहाँ आया काला धन? आपने कहा था कि हम 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, उसकी गारंटी आपने ली थी, वो गारंटी कहाँ है? आगामी लोकसभा चुनाव के बीच देवभूमि उत्तराखंड के लिए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने अपने ओबीसी विभाग के लिए गौरव चौधरी को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि गौरव चौधरी नौजवान साथी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गौरव चौधरी ओबीसी समाज से आते हैं तो उनकी अध्यक्षता में हमारा ओबीसी विभाग मजबूत होगा और विशेष रूप से हरिद्वार जनपद में रह रहे ओबीसी और गुर्जर निवासियों को फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। इस कमेटी द्वारा श्री गौरव चौधरी जी जो झबरेड़ा के चेयरमैन हैं हरिद्वार जनपद में, उनको ओबीसी विभाग का अध्यक्ष बनाया है। नौजवान साथी हैं और जो हमारा ओबीसी डिपार्टमेंट है या ओबीसी का इलाका है हरिद्वार में, अधिसंख्य है ओबीसी और गुर्जर जाति से वो आते हैं। उनके बनने से निश्चित रूप से ओबीसी विभाग हमारा मजबूत होगा और जो हमारे यहाँ उनका प्रभाव है उस क्षेत्र में, विशेषकर हरिद्वार जनपद में, उसका फायदा पार्टी को मिलेगा।
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को लगातार बड़े झटके लग रहे हैं। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी गोपाल रावत ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा और बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो वहीं कांग्रेस नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे गुरदीप सिंह ने भी पार्टी के सभी दायित्वों से इस्तीफा दे दिया है, जिसको लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा और पूर्व अध्यक्ष रामबाबू मिश्रा ने अपना संयुक्त बयानों में कहा कि जो पार्टी छोड़कर जाना चाहता है वो स्वतंत्र है। आपकी लोग स्वतंत्र हैं, पार्टी में जाते आते हैं, हाई कमान का किसी को रोक तो है नहीं। कोई भाजपा का ज्वाइन करता है, कोई भाजपा से कांग्रेस में भी बहुत लोग आते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन ये है कि हमारे लोगों को प्रलोभन दिया जाता है, लोगों पर दबाव इतना है कि इनकी सीबीआई और कितनी संस्थाएं हैं जो लोगों पर दबाव डाल रहे हैं, तुमको जेल में डाल देंगे, तुम काला धन लूट रहे हो, ये करोगे वो करो। इस दबाव में लोग आके सरकार अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा को ज्वाइन करवाते हैं जबरदस्ती। अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी के काबिल समझा। अब हमारे लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं और थोड़ा कम टाइम मिला, मगर इसी टाइम में हम खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हर बूथ में जाके हर जनता से हम संवाद करें और कांग्रेस को अपने लाखों अच्छे बुलंद दिलाने का हम काम करें। इसके लिए हम पूरा प्रयासरत रहेंगे और बाकी जनता जनार्दन महान है। कांग्रेस पार्टी जो है बहुत पुरानी पार्टी है, जिसने देश को आज़ाद कराया और ये गांधी जी की पार्टी है हमारे। मेरा तो ये कहना है कि जिस देश को इंदिरा गांधी जी जैसी आयरन लेडी ने जो है कुशल नेतृत्व किया, जब पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी आ गई थी, तो मनमोहन सिंह जैसे हमारे जो है पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भारतवर्ष में कभी वित्तीय संकट नहीं आने दिया। तो देखिए, आज पार्टी छोड़ के वही लोग जा रहे हैं जिनके ऊपर दबाव है। बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनको डर है कि कहीं हमारे भी ईडी का छापा न पड़ जाए। हल्द्वानी में राजनीतिक दल के बिना अनुमति के कॉल सेंटर चलाए जाने का मामला सामने आया है। कांग्रेस नेता के ऑब्जर्वर को की गई शिकायत के बाद सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने मामले की जांच करते हुए संबंधित पार्टी को नोटिस जारी किया। साथ ही 48 घंटे के भीतर पार्टी के पदाधिकारी को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। सहायक रिटर्निंग अधिकारी हल्द्वानी एपी वाजपेयी ने इस मौके पर कहा कि पार्टी विशेष का कॉल सेंटर चलाया जा रहा था, जिसको लेकर निर्वाचन विभाग की टीम ने जांच करते हुए नोटिस जारी किया है, जिस पर 48 घंटे में जवाब मांगा गया है। हमें एक शिकायत प्राप्त हुई है और माननीय सामान्य प्रेक्षक महोदय के माध्यम से भी उसमें हमें शिकायत की कॉपी मिली थी। उसमें ये कहा गया है कि नैनीताल रोड पे एक पार्टी विशेष द्वारा एक कॉल सेंटर के रूप में संचालन किया जा रहा है और वहाँ से कॉल्स की जा रही हैं और वो आचार संहिता की परिधि में आता है। तो उसी के दृष्टिगत संबंधित पार्टी के पदाधिकारी को 48 घंटे के अंदर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए नोटिस इश्यू किया गया है। बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग करने वाले 2 बदमाशों को ऋषिकेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि ऋषिकेश में आईडीपीएल चौकी क्षेत्र अंतर्गत बुजुर्ग महिला से 2 बदमाश स्नैचिंग कर फरार हो गए। बुजुर्ग के दामाद की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चैन स्नैचिंग करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से स्नैचिंग की गई चैन भी बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया है। बता दें कि दोनों बदमाश नशे के आदी हैं और बदमाशों ने नशे की लत को पूरा करने के लिए चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया।
हल्द्वानी के शिक्षा नगर लामाचौड़ में शराब की दुकान खोले जाने को लेकर लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। उप जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचे लोगों ने कहा कि उनका क्षेत्र शिक्षा नगर के नाम से प्रसिद्ध है, वहां कई शिक्षण संस्थान है। ऐसे में वहां जानकारी ग्रामीणों को मिली है कि आबकारी विभाग द्वारा शराब की दुकान प्रस्तावित की गई है, जिसमें एक स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा अनापत्ति भी दी गई है, लेकिन बावजूद इसके संबंधित विभाग ने मौका मुआयना नहीं किया और न ही कोई एक्शन लिया। ऐसे में अब वो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। देखिए, जो हमारी एक्साइज पॉलिसी है इसके तहत कुछ प्रोविजंस हैं और एक दुकान आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तावित की गई है और इसका विरोध स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है और क्योंकि ज्ञापन यहाँ पर प्रेषित द्वारा किया गया है, आबकारी विभाग को इसमें जांच हेतु बताया गया है। साथ ही इसमें लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है उसकी भी जांच की जा रही है। हमारे लामाचौड़ क्षेत्र में जो शिक्षा नगर के नाम से लामाचौड़ को जाना जाता है, वहाँ पहले से ही अवैध कारोबार शराब का हो रहा है और आज की डेट में एक अंग्रेजी शराब की भट्टी हमारे लामाचौड़ शिक्षा नगर में स्वीकृत की गई है, जो प्रस्ताव यहाँ से जा चुका है और उसमें क्षेत्र के एक जनप्रतिनिधि का उसमें एनओसी भी जारी की गई है, जो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। तो हम उस क्षेत्र में किसी भी हद तक जाकर, चाहे हमें आत्मदाह तक जाना पड़े, हम उस क्षेत्र में शराब की भट्टी नहीं खुलने देंगे। शराब का हम खुला विरोध करते हैं। खोली जा रही है किसी दिगर व्यक्ति के द्वारा, जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं समस्त जनप्रतिनिधि और जन समर्थन के साथ, और जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। चाहे हमें आत्मदाह करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, उसके लिए हम पुरजोर विरोध करेंगे। पूर्व भी कई दुकानें ऐसी है यहाँ पे स्नैक बिकती है, चरस बिकती है, तमाम चीजें बिकती है, उसके बाद भी आप लोग के द्वारा कोई संज्ञान नहीं ले रहा। आज क्या ऐसी नौबत आई कि आप लोग यहाँ पे आए हैं? हम बराबर पूर्व में भी और अभी भी नशा मुक्त अभियान बराबर चलाते रहते हैं समय समय पर, जिसमें हम समस्त प्रशासन से भी एक आग्रह करते हैं कि समय समय पर उस चीज का अनुपालन किया जाए, जिससे कि यह कारोबार और ये अवैध शराब की दुकान का रोक लगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं, जिसके चलते दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस को उत्तराखंड में उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं और हरिद्वार लोकसभा सीट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत परिवारवाद के नाम पर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पहले अपनी पत्नी को फिर बेटे को चुनावी मैदान में उतारे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने दुष्यंत गौतम पर पलटवार करते हुए कहा कि मुझे उनकी बुद्धि पर बड़ा तरस आ रहा है। मुझे उनकी बुद्धि में बड़ा तरस आ रहा है। एक राज्य का प्रभारी अगर इतनी घटिया बात करेगा, जो उन्होंने उनके यहाँ परिवारवाद में अगर नाम गिराए हम, तो उसका क्या जवाब है उनके पास? गणेश जोशी अपनी लड़की के लिए टिकट मांग रहे थे, राजा टेहरी ने की पुत्रवधू को चुनाव लड़ा रहे 3 बार से, राजा चुनाव स्वयं हार गया, उसके बाद उसकी पत्नी को तो ये परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा उनको। ऋषि खंडूरी के परिवार से कितने लोग उन्होंने राजनीति में उतारे हैं, वो परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा है। प्रकाश पंत की पत्नी चुनाव लड़ा है, वो परिवारवाद में नहीं है। हरबंस कपूर की पत्नी को चुनाव लड़ा है, वो परिवारवाद नहीं है। भाजपा के लोगों को पता ही नहीं। मैंने कहा ना, भाजपा को भाजपा की भाषा में जवाब दिया जाए। कांग्रेस को उत्तराखंड में उम्मीदवार नहीं मिल रहे। हरिद्वार के अंदर तो ट्राई कर रहे हैं कि पिताजी ने पहले पत्नी को, फिर बेटे को, फिर बेटी को, फिर बेटे को, पूरे सारे वही प्रयास, उसके अलावा उनके पास में उम्मीदवार भी नहीं है। ऐसा आभास पूरा उत्तराखंड में होता है और देश के प्रधानमंत्री जी के नाम पर, उनके काम पर और उनकी गारंटी पर, जो जनता को मालूम है कि जो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं वो एक पक्की गारंटी है, उसकी भी गारंटी है। लेकिन कांग्रेस अनेकों ने गारंटी लेकर जा रही है। जनता प्रश्न पूछ रही है उनसे, भाई ये गारंटी आप दे रहे हो, क्या आपने हिमाचल में पूरी की है? क्या वो गारंटियां कर्नाटक में की हैं? क्या तेलंगाना में की है? जो पूर्व में आपने सरकारें बनाई थी उसके अंदर जो गारंटियां आपने दी थी
मुझे मध्य प्रदेश का ध्यान आता है। राहुल गांधी जी कहते थे उस समय, बाद में हमारी सरकार बन गई, 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक दिन भी नहीं गिनेंगे पूरे होंगे, लेकिन किसानों का सारा ऋण माफ कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक भी जितनी भी गारंटी इन्होंने दी है और जो 3 राज्य मैंने गिनवाए हैं, उसमें भी साफ साफ दिखाई होता है कि लोगों को ठगने का काम करते हैं। जिन्होंने कहा अनेकों बार गरीबी हटाएंगे, अगर गरीबी हटा दी होते तो आज 15 करोड़ घरों में हमें नल में जल नहीं देना पड़ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आप कार्यकर्ताओं में भारी रोष व्याप्त है। इसी को लेकर 31 मार्च को दिल्ली में इंडिया अलायंस ने केंद्र सरकार के विरोध में महारैली निकालेगा। इस महारैली को लेकर उत्तराखंड आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उमा सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार के इस तानाशाही रवैये के विरोध में हम दिल्ली में 50 लाख लोगों को इकट्ठा कर महारैली निकालने जा रहे हैं और रैली से पूर्व जिस प्रकार से बैरिकेडिंग की जा रही है और प्रदेश के बड़े नेताओं से इंटेलिजेंस पूछताछ कर रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि देश भर में ये चर्चा हो रही है कि मोदी जी 370 वोटों का आंकड़ा पार करेंगे या 380 वोटों का, तो ऐसी पार्टी किससे डरी हुई होगी और ये आप पार्टी का दुष्प्रचार है। देखिए 31 मार्च को एक बहुत ऐतिहासिक रैली दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें लगभग 50 लाख लोगों को जुटाने की एक मंशा आम आदमी पार्टी समेत सभी तमाम जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं जो एनडीए गठबंधन में साथ हैं उन लोगों ने रखी है। और जिस तरीके से बैरिकेडिंग अभी से स्टार्ट हो गई है दिल्ली में और जिस तरीके से उत्तराखंड की एलआईयू और उत्तराखंड की इंटेलिजेंस हम लोगों से क्वेश्चन करने लगी है, उससे साफ जाहिर होता है, सीधा संदेश जाता है कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी इस समय कितनी बुरी तरह से घबराई हुई है और लगातार हमारे प्रदेश के बड़े जो नेता हैं उनके ऊपर इंटेलिजेंस ने अपनी नजर रखना स्टार्ट कर दिया है। देखिए, जिस पार्टी के बारे में आप लोग चर्चा कर रहे हैं, मीडिया चर्चा कर रहा है, इस देश के इंटेलेक्चुअल से चर्चा कर रहे हैं, किसान चर्चा कर रहे हैं, व्यापारी चर्चा कर रहे हैं और इस देश की संपूर्ण जनता चर्चा कर रही है कि मोदी जी 370 पार करेंगे या 380 पार करेंगे। और चर्चा आज इस बात की समाज के अंदर है कि उत्तराखंड में 60% वोट भाजपा को पड़ेगा या 65 पड़ेगा। आज चर्चा इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो 50% से ऊपर देश में वोट लाएगा या उससे कम लाएगा। तो ऐसी पार्टी कहां डरी होगी और किससे डरी होगी? लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड निर्वाचन आयोग अलर्ट मोड पर है। आयोग ने कुल मतदाताओं की संख्या की पूर्ण रूप से समीक्षा कर ली है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि उत्तराखंड में इस लोकसभा चुनाव के लिए कुल 83,37,914 मतदाता पाए गए हैं। कुल मतदाता संख्या है 83,37,914। उसमें पुरुष मतदाता है 43,17,000 और महिला मतदाता है 40,20,038। इसमें थर्ड जेंडर के मतदाता 297 है, 297। हरिद्वार लोकसभा सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत का ऋषिकेश में रेलवे रोड पर मुख्य चुनावी कार्यालय खोला गया, जिसका उद्घाटन हरीश रावत और उनके बेटे वीरेंद्र रावत ने संयुक्त रूप से मिलकर किया है। मौके पर सैकड़ों कांग्रेसी भी पहुंचे, जिन्होंने हरीश रावत और वीरेंद्र रावत का फूल मालाओं से स्वागत किया। वीरेंद्र रावत के समर्थन में कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए उनका हौसला अफजाई भी की। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि लोकतांत्रिक भारत
देश में चुनाव इसलिए होते हैं कि जो पार्टी देश का विकास कर सके, देश की जनता का भला सोच सके, उसे चुनकर सत्ता में बैठाया जाए और वो पार्टी अपने किए गए वादों पर खरा उतरे। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देता हूं आज कार्यालय के शुभारंभ के मौके पर, चुनाव कार्यालय के, और मैं जो उम्मीदवार हैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं। जो हमारे संयोजक हैं चुनाव के, पार्टी द्वारा बनाए गए हैं, हाईकमान द्वारा, उनको भी बहुत बधाई देता हूं। हम लोगों का सीधा मुद्दा है जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, क्योंकि चुनाव जनता की सेवा के लिए होना है, विकास के लिए होना है। खटीमा के पास नानकमत्ता में बृहस्पतिवार को गुरुद्वारे के डेराकार सेवा प्रमुख बाबा तरसीम सिंह की हुई हत्या के मामले में उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने नानकमत्ता पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और सेवादारों से मुलाकात की। वहीं हत्या के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर मामले का जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया है। देखिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले देहरादून से यहाँ आया था और इसके पीछे 2-3 मेन मेरे पर्पस थे। एक तो जो ये कल घटना हुई है, बड़ी सनसनीखेज हत्या जो बाबा जी की हुई थी सुबह 6:15 बजे के आसपास, तो एक तो उसका घटनास्थल का देखना था, खुद फर्स्ट हैंड समझना था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। साथ ही साथ यहाँ जो डेरा है, जो संगत के लोग यहाँ आए हुए हैं, उनके साथ मिलके अपनी तरफ से भी अफसोस जताना था, हमदर्दी जतानी थी। खबर खटीमा से है, जहां बाबा तरसीम सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। डीजीपी अभिनव ने सेवादारों से मुलाकात की, इसके साथ ही उन्होंने घटनास्थल का जायजा भी लिया, जिसके बाद 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की जानकारी डीजीपी अभिनव कुमार की ओर से दी गई। इस दौरान डीजीपी अभिनव ने कहा कि जल्द ही अपराधियों को पकड़कर उन्हें सजा दी जाएगी। लगातार कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही उन्होंने सेवादारों से मुलाकात की। सेवादारों को अपराधियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन डीजीपी अभिनव कुमार की ओर से दिलाया गया। डेरे के सामने बाबा तरसीम सिंह की गोली से मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जहां कार्रवाई के अंतर्गत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीजीपी अभिनव कुमार ने मौके का जायजा लिया, इसके साथ ही उन्होंने सेवादारों से मुलाकात भी की। ऋषिकेश की आईडीपीएल चौकी पुलिस ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के कब्जे से 138 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है। कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि तस्कर को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया है। कोटद्वार में बीएल रोड पर एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीएल रोड पर एक डंपर ने सड़क पर खड़े एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ पर एक बीएल रोड पर एक ट्रक खराब था, तो पीछे से जो ट्रक आ रहा था उसने टक्कर मारी और आगे वाला जो ट्रक था वो उसे टो करने के लिए आगे वाले ट्रक से बांध रहे थे। बीच में 4 लोग थे, उनमें से जो एक था वो ट्रक किनारे पर था। जो 3 लोग थे पीछे से ट्रक की वजह से, जो कि डंपर था, वो बीच में दोनों ट्रक के दब गए और इसमें लगभग 3 डेथ हुई और 3 लोग ऑन स्पॉट डेथ बताई जा रही है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।